आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए इक्वल टू न्यू प्लस वी टी, ए इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी, ए इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2। तो इसका सही आंसर है आपका ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये आपका एकदम सही आंसर है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो इसका आंसर है आपका द्रव्यमान। तो आप देख सकते हैं वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय, द्रव्यमान अदिश राशि है, बल और त्वरण सदिश राशि है। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू संवेग, द्रव्यमान बराबर संवेग अपॉन वेग। तो यही आपका द्रव्यमान सही आंसर होगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति, बल। तो इसका आंसर होगा आपका कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपवर्तित रहेगा। तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। गुणन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर होगा कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण दो गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार 2 गुना हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है, दोनों गलत है। तो इसका आंसर है आपका बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो ये आपका है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। तो इसका आंसर है आपका बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका आंसर है आपका हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है, तो ये है आपका न्यूटन का तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपयुक्त सभी। तो ये भी आपका तृतीय नियम के कारण ही होता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। यह है न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो ये आती है आपके गति के पहले नियम से। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति
में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। गति, निहीनता, जड़त्व, कुल भार, अक्रियता, यह है आपका जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो इसका आंसर है जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो ये इसका आंसर है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो यह है आपका न्यूटन का तृतीय नियम। अश्वशक्ति एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो यह है आपका विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका आंसर होगा आपका बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। तो इसका आंसर है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान और त्वरण। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तित होता है, भार घट जाता है, तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, भार में परिवर्तित होता है। मात्रा तथा भार दोनों में कमी आ जाती है। तो इसका आंसर होगा पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर होगा भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, वहीं बना रहता है, 45 अक्षांश तक घट जाता है। तो इसका आंसर होगा बढ़ता है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। इसका आंसर है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका आंसर है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण। 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल। तो इसका आंसर होगा 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक, परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। तो इसका आंसर होगा कोई भी कार्य नहीं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर होगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र
से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। यह एक आश्चर्य है। तो इसका आंसर है, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो इसका आंसर है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। जमने पर जल का आयतन घट जाता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका आंसर है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पानी जम जाएगा। तो इसका आंसर है, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। तो इसका आंसर है, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, नाव के भार के बराबर। तो इसका आंसर है आपका, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो इसका आंसर है, गति का पहला नियम। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका सही आंसर है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होती है, जबकि रोड़ी कठोर होती है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पान बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़क अवस्था में घर्षण बल फिसलना अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प? तो इसका आंसर होगा, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर होता है। तो इसका आंसर होगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, लोहे का घनत्व पानी से
अधिक है तथा पारे से कम है। पारा पानी से भारी होता है। तो इसका आंसर होगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में हास्य होता है। यह हास्य कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। तो इसका सही आंसर है विस्थापित पानी के भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो इसका सही आंसर होगा बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती। तो इसका आंसर है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी में भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पैदी में बैठ जाएगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह पारे की सतह पर तैरेगी सही आंसर। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो इसका आंसर है द्रव्यमान। तो इसका आंसर है घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायता होती है। समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर होगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न सांद्रता, निम्न तापमान। तो इसका आंसर होगा निम्न दाब। तो इसका आंसर होगा निम्न घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका आंसर होगा 1/9। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो इसका सही आंसर है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर सही होगा बढ़ जाता है। गलनांक गलनांक घट जाता है। चौराहे पर पानी के फुब्बारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की श्यानता के कारण। तो पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निचले तल का दाब अधिक होने के कारण। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब व क्षेत्र में कोई संबंध नहीं है उपयुक्त सभी कारणों से। तो इसका सही आंसर है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है।
बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा पहला, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है। छतें कसकर बंधी नहीं होती। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। फूस की छतें तेज वायु में स्वयं उड़ जाती हैं, तो इसका सही आंसर है छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे कि वह झटके को अवशोषित कर सके। फिस पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए पटरियां समांतर बनी रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, तो इसका सही आंसर होगा रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु वायु दाब अपरिवर्तित रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर 8 का मान होगा। 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो ये 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो साबुन के बुलबुले का अंदर का वायुमंडलीय दाब से कम होता है, तो इसका सही आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल से, अपेक्षित वेग से, घर्षण की कमी से, घर्षण की अधिकता से, तो घर्षण की कमी से। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत देता है? यह घातक है। गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी या यजावत की संभावना, शुष्क मौसम का, तो इसका होगा आंधी या यजावत की संभावना। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडलीय के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे का आमाप में कमी आएगी। गुब्बारे चपटा होकर चक्रियाकार प्रकार के आकार में आएगा। गुब्बारे के आपमान में वृद्धि होगी। गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा, तो गुब्बारे के आपमान में वृद्धि होगी।
समतल की अपेक्षा परतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु भरी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए। ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब फॉर्टेन वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ताप में न्यूनतम के साथ पारा निम्न हो जाता है। वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, तो वहाँ पर वायु दाब निम्न हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, कार्यकारी द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा वायुदाब घटाने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा वायुदाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है, तो वायु दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव अधिक पड़ता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है। प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो इसका सही आंसर है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है।